हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था और क्या पढ़ा था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कुछ फॉर्मूला लिखे थे वेक्टर एडिशन के और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, तो कुछ होमवर्क भी दिया था। पहले होमवर्क देख लेते हैं क्या क्या होमवर्क दिया था। हमने दिया था टू फोर्सेस है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, F1 F2 20 न्यूटन। तो अलग अलग एंगल पे वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट था थीटा का वैल्यू 0, मतलब दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन लग रहे हैं, F1 और F2। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो जब सेम डायरेक्शन लगते हैं तो रिजल्टेंट F इक्वल्स टू मैक्सिमम होता है। ये हमने बताया था। F1 प्लस F2 डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, 20 प्लस 20 40 न्यूटन। ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल एकदम, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे। और एक 180 डिग्री वाला और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, F1 और F2। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते डायरेक्टली। तो 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, तो 0 डिग्री 180 डिग्री वाला ये हो जाएगा। 60 डिग्री हम बता चुके थे क्लास में, √3 टाइम्स आया था किसी एक का, 20√3। तो बस था एक 90 डिग्री वाला और एक 120 डिग्री वाला। तो देखो जब 90 डिग्री पे लगेगा थीटा इक्वल्स टू 90, तो एक इधर लग रहा है F1, एक इधर लग रहा है F2, दोनों के बीच में एंगल 90, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो रिजल्टेंट F इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, बचेगा सिर्फ। तो जब भी एंगल 90 डिग्री होगा रिजल्टेंट हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा F। और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी 20, इसका भी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 2 इंटू 20 स्क्वायर, 20 बाहर आ जाएगा, 20√2। ठीक है, √400 प्लस 400 √800, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 20√2। तो जब थीटा 90 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम है तो किसी एक का √2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। या फिर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो। और जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर ये जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मतलब इससे भी 45 डिग्री पर होगा, इससे भी 45 डिग्री पर होगा, इक्वल होगा दोनों से। अब जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो रिजल्टेंट जस्ट मिड से जाता है। और एक थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री F1, दूसरा F2, दोनों बीच का एंगल 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू वही F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। और cos 120 की वैल्यू हमें आनी चाहिए। तो cos 120 डिग्री कितना होता है, cos 120 डिग्री सेकंड हाफ में -1/2 नेगेटिव वैल्यू होती है, तो -1/2 लिख देंगे। और देखो F1 F2 दोनों इक्वल है, तो F2 की जगह भी F1 लिख सकते हैं, तो F1 स्क्वायर, इसकी जगह भी F1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2F1 और ये भी F1, तो F1 स्क्वायर और cos 120 -हाफ में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -F1 स्क्वायर बन जाएगा। तो -F1 स्क्वायर बन जाएगा ये, तो -F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, F1 स्क्वायर। तो F की वैल्यू F1 के इक्वल मतलब 20 न्यूटन। तो जितना मैग्नीट्यूड इसका है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट भी उतने ही मैग्नीट्यूड का मिलेगा। तो सिर्फ ये एक ही कंडीशन होती है जिसमें रिजल्टेंट जो होता है वो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही मिलता है। कब, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 120 डिग्री। तो ये एंगल 120 डिग्री होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही आता है 120 केस में। और फिर ये दोनों सेम है तो ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इससे भी 60 डिग्री पर होगा और इससे भी 60 डिग्री पर होगा, जस्ट मिड से जाएगा। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। तो डायरेक्टली ऐसे
कब 120 के केस में सेम मैग्नीट्यूड मिलता है, एंगल बाइसेक्ट करेगा। 90 के केस में √2 टाइम्स, 60 के केस में √3 टाइम्स। 0 है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे और 180 डिग्री तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये होमवर्क है तुम्हारा। इसके अलावा एक सब्ट्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन ये भी था। अगर ऐसे दिया हुआ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो एंगल क्या होगा a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल। तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, ये a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका भी लिखा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको यहाँ पे माइनस आ जाता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2ab cos थीटा, यहाँ माइनस 2ab cos थीटा। इसको इधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4ab cos थीटा 0 की। अब देखो ये वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, a भी 0 नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड है b भी 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब cos थीटा ही 0 होगा। cos थीटा 0 और cos थीटा 0 का होता है पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। मतलब a और b के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, a और b परपेंडिकुलर है। a और b परपेंडिकुलर होगा तो इसका और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें सेम मिलेगा। तो ये आंसर हो गया होमवर्क का। उसके अलावा वीडियो के लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उन्हें भी तुम्हें सॉल्व करना था। देखो क्या क्या क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन था, a वेक्टर a makes an angle 20 डिग्री और b makes an angle 110 डिग्री विद द x एक्सिस। तो x एक्सिस बना लो पहले, ये y एक्सिस हो गई ऐसे। a वेक्टर है वो 20 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये ऐसे a 20 डिग्री एंगल बना लेते हैं। और b वेक्टर जो है वो 110 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 110 डिग्री एंगल बना लेते हैं। b वेक्टर ये वाला पूरा एंगल 110 डिग्री हो गया। The magnitudes of these resultant are 3 and 4 मीटर। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, ठीक है, और इसका 4 है। तो फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बताना है हमें। तो देखो ये 20 है, 110 है, तो इसके और इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल बता सकता हूँ, ये 90 हो जाएगा। कैसे 110 माइनस 20, ए और बी परपेंडिकुलर है, तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरह से दोनों का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड दोनों के सम का, दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, परपेंडिकुलर होगा तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कितना 5। और एंगल भी निकाल सकते हैं tan थीटा से, मान लीजिए इससे कितना एंगल बना रहा है ये, इसको अल्फा ले लेते हैं, तो tan अल्फा इससे निकाल रहा है एंगल a से, a से जब एंगल निकालेंगे sin थीटा cos थीटा b के साथ लिखेंगे, मतलब ऊपर आ जाएगा b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, b का वैल्यू 4 sin थीटा मतलब थीटा मतलब ये वाला एंगल sin 90 का वैल्यू 1, a का वैल्यू 3 और cos 90 0, फिर tan अल्फा 4/3 और ये स्पेशल केस है ट्राइंगल का, tan 4/3 की वैल्यू 53 डिग्री होती है, मतलब ये एंगल 53 हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा टोटल 73 डिग्री, तो ये 5 इसका आंसर हो जाएगा, 73 डिग्री एंगल बनाएंगे। फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला था क्वेश्चन, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, दोनों का सेम है tan, और एक्स एक्सिस से 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं।
30 डिग्री पर है, 60 डिग्री पर रिजल्टेंट बताना था। एक 30 डिग्री एंगल पर है, दूसरा 60 डिग्री एंगल पर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ये 30 है 60 मतलब दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30 डिग्री cos 30 रूट 3/2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, tan tan इक्वल टू tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो ये भी 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, प्लस 2 tan इंटू tan स्क्वायर, ये भी 100 और ये रूट 3/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस 100 रूट 3, 100 कॉमन आ जाएगा, 10 बाहर, यहाँ 2 प्लस रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 वेक्टर से ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, सेम है 100, और एंगल जो बना रहा है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर है, 135 पर है और 315 पर है, ऐसे बने हुए हैं। ये एक्स ये वाई, एक 45 डिग्री पर ए वेक्टर, एक 135, तो 135 यहाँ पर होगा बीच में, बी वेक्टर, और एक 315, तो ये होता है 270, ये होता है 360, उनके जस्ट मिड में आएगा 315, तो ये ऐसे बनेगा सी वेक्टर। अब इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इसके इसका इसका, तो ध्यान से देखेंगे तो बी और सी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बी और सी क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उनके मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो बी और सी का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0। तो ये ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना है, ठीक है। तो बी और सी तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी वेक्टर, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ क्या बचेगा, ए वेक्टर बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा इन तीनों का, ये ए वेक्टर ही आएगा आंसर, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाला है, ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, बी वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड बताना है, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का क्या होगा, ए प्लस बी का क्या होगा, और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखो ए वेक्टर दिया हुआ है हमें 4i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है हमें 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। हमें a प्लस बी निकाल सकते हैं, तो इनको ऐड करना है, तो i कैप के साथ i कैप ऐड होता है और j के साथ j कैप, 4 और 3 इज 7i कैप, 3 4 7j कैप, और a माइनस बी निकालना है, तो सब्ट्रैक्ट भी ऐसे करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये 4 माइनस 3 और 3 माइनस 4 माइनस 3i कैप माइनस j। अब इनके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे कैसे लिखते हैं, रूट ओवर i के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, j के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 5। ऐसे b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 3 स्क्वायर 9 प्लस 16, ये भी 5 ही आएगा। फिर a प्लस b का निकालेंगे, तो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 है, 7 स्क्वायर 49 प्लस 49, तो ये 98, तो इसको 7 रूट 2 लिख सकते हैं। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रूट 2। तो ये सबके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, तो ऐसा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें हमें एंगल बताने हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स, सपोज एक a है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, b है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, और उनके अलग अलग केस में रिजल्टेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले में रिजल्टेंट a, सेकंड वाले में
5 और थर्ड वाले में 7 रिजल्टेंट है। तो एंगल बताना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है हमें क्या होता है, आर इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 कॉस थीटा। और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा। इधर 9 प्लस 16 ये 25 और ये हो जाएगा कितना 24 कॉस थीटा। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1, तो थीटा क्या आ जाएगा 180 डिग्री। और वैसे कि हम डायरेक्टली बता सकते हैं ये 3 है 4 है, रिजल्टेंट 1 आ रहा है, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं हम, जब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है, 120 डिग्री एंगल होता है, तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तभी 1 मिलेगा। इसका मतलब डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट 1 आएगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, सेकंड वाले में 5 दिया हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। 25 माइनस 25 0, कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा 90। 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 का मिलता है, तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5, उसका रूट स्क्वायर रूट। डायरेक्टली बता सकते 3 और 5 का रिजल्टेंट 5 का मिलेगा, तो थीटा 90 होगा। और थर्ड वाला है जब इनका रिजल्टेंट कितना है 7, चाहो तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो 3 और 4 से 7 कब मिलेगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे मतलब थीटा क्या होगा 0। चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 49, 25 इधर आएगा 24 कैंसिल 1, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है जब 0 होता है। और दोनों पैरेलल है, थीटा 0 है, तो 6 वाला हो गया। 7th वाला क्वेश्चन है, a spy report about a suspect car read as follows: the car moved 2 kilometer towards east, made a perpendicular left turn for 500 meter, made a perpendicular right turn and ran for 4 kilometer and stopped. Displacement बताना है। तो कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, डायरेक्शंस का पता होना चाहिए हमें, ये ईस्ट, ये नॉर्थ हम ऐसे कंसीडर करते हैं, ये वेस्ट और ये साउथ। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए से, तो पहले जा रहा है वो 2 किलोमीटर ईस्ट में, तो 2 किलोमीटर उसको ईस्ट ले जाओ, बी पर पहुंच गया। अब यहाँ से लेफ्ट ये इधर जा रहा होगा तो लेफ्ट इधर होगा, मतलब नॉर्थ साइड में टर्न लेगा ये, तो नॉर्थ साइड में टर्न लेगा और 500 मीटर रन करता है, तो 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर सी पर पहुंच जाता है। फिर इसके बाद फिर वापस राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेगा तो फिर इधर आ जाएगा, 4 किलोमीटर चलेगा और डी पर पहुंच जाएगा। हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन कितना चला, ये टोटल ये वाली लेंथ हो जाएगी हमारी 6 किलोमीटर और ये हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में एक डायरेक्ट डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ से सीधी लाइन बनाएंगे, ये लाइन डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो इसकी बतानी है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एडी डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा मुझे √6 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 0.5 स्क्वायर 0.25, 36.25, तो अप्रॉक्सिमेट 6.05 के आसपास मान लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, इसी के आसपास पूछा जाएगा, तो 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैरम बोर्ड 4 feet into 4 feet square has a queen at the center. The queen hit by the striker moves into the front edge, rebounds and goes into the hole.
behind the striker line. Find the magnitude of displacement of the queen from the center to the front edge. From the front edge to the hole, from the center to the hole. तो पहले कैरम बोर्ड बनाते, तो कैरम बोर्ड सभी ने खेला होगा. क्वीन होती है, स्ट्राइकर होता है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा कैरम बोर्ड 4 फीट इंटू 4 फीट, ठीक है. इधर भी 4 फीट है और इधर भी, ठीक है. यहाँ पर ये होल बने होते हैं इस तरह से 1 2 3 4. ये सेंटर हो गया. और यहाँ पे रखी हुई है हमारी क्वीन, ठीक है. अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ से इसको हिट कर रहा है स्ट्राइकर की से, और ये क्वीन जो है इस हॉल में जा रही है या इस हॉल में जा रही है, दोनों में से किसी एक हॉल में जा रही है. तो क्या हुआ होगा यहाँ पर, जैसे इसको मैं ऐसे 4 पार्ट्स में अगर ऐसे डिवाइड कर दूं 1 2 3 4, एग्जैक्टली अगर ये होल में जाएगा तो ये कब जाएगा, जब ये यहाँ पर हिट करेगा इस जगह पर, और यहाँ पर हिट करके फिर ये यहाँ से इधर होल में जाना चाहिए इस तरह से. उसके लिए यहाँ पर ऐसे हिट करेगा. तो इसको हम 4 की जगह 8 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा हमें. देखो अगर मैं इसको यहाँ पर हिट कर दूँ, इस जगह में हिट करूंगा तो ये यहाँ से जाकर यहाँ पर हिट करेगा इस जगह पर, ठीक है. इक्वल इक्वल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस इस लाइन से इसका उतना यहाँ पर हिट करेगा, तो ये हॉल में नहीं जाएगा. तो मैं यहाँ पर हिट नहीं कर सकता, तो ये क्वीन को कहाँ पर हिट करना पड़ेगा, मुझे क्वीन को यहाँ पर हिट करना पड़ेगा. जब मैं क्वीन को यहाँ हिट करूंगा 4th पर इस जगह पर, तो ये इससे फिर यहाँ से होती है ऐसे, फाइनली इसमें पहुंच जाएगी. तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है. तो इसको क्या किया मैंने, इस वाली लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 2 3 4. टोटल ये 4 फीट है, तो ये कितना होगा, ये 2 फीट हो गया. 2 फीट ये हो गया, और 2 फीट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये इतनी लेंथ होगी, कितनी 0.5 2/4, ठीक है. ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, और ये 2 है, ये 0.5 है, तो ये बचा हुआ हो जाएगा इतना 1.5. मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये वाली लेंथ बतानी है. तो ये लेंथ पता है मुझे, ये वाली कितनी है 4 का हाफ 2 फीट, और ये कितना है 0.5 फीट. तो ये 2 फीट, ये 0.5 फीट. तो ये वाला ए से बी, ए बी लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, √2 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर. तो ये 4.25, ठीक है. और ये अप्रॉक्स 2.1 के आसपास कुछ आ जाएगा हमारा. टू 2.06 या 5 ही कर लेते हैं, इसके आसपास कुछ आ जाएगा ए बी की वैल्यू. इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका. फिर यहां से यहाँ बी से सी कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, तो बी से सी डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से ये वाले डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो देखो कितना आएगा, ये 1.5 है और ये 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर, तो 16, और इसका स्क्वायर 2.25, तो ये जाएगा 18.25, ठीक है. और ये हो जाएगा अप्रोक्स हमारा 4.25 के आसपास मान लेते हैं. इतना डिस्प्लेसमेंट होगा. और लास्ट में पूछा है हमसे कि फाइनली ए से सी, सेंटर से होल का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये वाली लाइन बतानी है, ए सी डिस्टेंस, डायरेक्टली ए सी कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है. तो ये भी 2, ये भी 2, तो ये 2 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 फीट, या √2 का वैल्यू 1.41, तो 2.82 फीट. तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे इसके. तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है,
कैरम खेला होगा तुमने, तो कैरम खेलेंगे तो ये स्ट्राइकर को मैं यहाँ कहीं रखूंगा ऐसे, और इसको फिर क्वीन को इस लाइन में हिट करूंगा, तो ये यहाँ पर इस जगह पे जाके अगर यहाँ पे जाके अगर मैं मारूंगा इसको, तो ये इस जगह पर कोलाइड करनी चाहिए, टकरानी चाहिए, और फिर वहां पे से रिबाउंड होगी तो यहाँ पर जाएगी। अगर मैं इसको इस जगह पे रिबाउंड कराता हूँ तो ये यहाँ पे टकरा जाएगी, तो यहाँ पे नहीं कराना है, इसके जस्ट हाफ पे कराएंगे तब ये सेंटर पे पहुंचेगी, मतलब यहाँ होल के अंदर आएगी। ठीक है, तो इतने आइडिया हम लगा लेते हैं, हमको कैरम खेलना आता है तो हम कहाँ पर इसको हिट करेंगे तो रिबाउंड होगी, कहाँ पर जाएगी ये। ठीक है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन यहाँ सेंटर से इसको इसमें पहुंचाना है, तो अगर मैं हाफ पे मारूंगा तो यहाँ टच होगा, तो देखो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 घूमेगा। ठीक, मतलब ये यहाँ से हिट करेगा, फिर इधर हिट करने के बाद फिर यहाँ हिट करेगा, फिर यहाँ हिट करने का, फिर ऐसे इस लाइन में चला जाएगा, सेंटर हॉल में नहीं जाएगा। मुझे हॉल में पहुंचाना है तो मुझे यहाँ पर हिट करना पड़ेगा, तो फिर ये ऐसे ट्रेवल करेगा और हॉल के अंदर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वही कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इसमें जाएगा फर्स्ट रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व करना है किसी वेक्टर को, कैसे करेंगे? तो ये एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है मुझे, ए वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है इस तरह से, और ये एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इसको मुझे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। इसको नाम देते हैं कुछ भी, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो यहां से कंपोनेंट डाला, तो ये एक्स एक्सिस पर इसका जो प्रोजेक्शन होगा, यहाँ से मतलब मैं लाइट डाल रहा हूँ ऊपर से, बिल्कुल ऐसे लाइट डाला तो इसकी प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पर, उसको ओ क्यू बोल सकते हैं, और इसी प्रोजेक्शन को कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो ये एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट हो गया। ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इधर, इसको बोलेंगे हम कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। तो ये वाई डायरेक्शन कंपोनेंट, ये एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट। इनकी वैल्यू भी बता सकते हैं, कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें अगर मैं cos थीटा का लिखूंगा तो cos थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस ax अपॉन a, यहाँ पे ax की वैल्यू क्या हो जाएगी? a cos थीटा। तो जो x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है ये a cos थीटा आएगा, ठीक है। और ये ay है तो ये लेंथ भी ay होगी। इसी ट्रायंगल का मैं sin थीटा का निकालूंगा, तो sin थीटा क्या आ जाएगा? ay अपॉन a, तो ay की वैल्यू a sin थीटा, ax की वैल्यू a cos थीटा, ay की वैल्यू a sin थीटा। तो कोई भी वेक्टर है उसको हमें दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो जो एंगल के साथ वाला होगा, एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा cos में आएगा। तो देखो ये एंगल इसके साथ बन रहा है एक्स के साथ, तो इस कंपोनेंट को बोलेंगे हम a cos थीटा, और जो दूसरा वाला वो अपने आप a sin थीटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, थीटा जहां पर होगा, जिस साइड के साथ थीटा होगा वाली साइड पे cos थीटा आएगा और दूसरी साइड पर sin थीटा आएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट होगा इसके x डायरेक्शन कंपोनेंट, ये y डायरेक्शन कंपोनेंट। और ये a वेक्टर को हम इसके साथ वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, a वेक्टर इक्वल्स टू जो इसका x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे? i कैप, डायरेक्शन शो करके। ये तो मैग्नीट्यूड आया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, a का मैग्नीट्यूड और cos थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन शो करनी है तो क्या लिखेंगे? i कैप। ऐसे इसके साथ क्या लिखेंगे? j कैप। तो a वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कंपोनेंट्स की फॉर्म में, ये x डायरेक्शन कंपोनेंट तो उसके साथ i कैप, ये y डायरेक्शन कंपोनेंट तो उसके साथ j कैप। तो इसको हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, और या फिर चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, a cos थीटा i कैप, a sin थीटा j कैप।
तो ये हमने ए वेक्टर को हम ऐसे कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। थीटा के साथ वाला ध्यान रखना कॉस में आएगा, दूसरा वाला साइन में आएगा, ऐसा हम कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे मान लो तुमने ये ऐसे वेक्टर दे दिया, कोई भी एफ वेक्टर, ठीक है। अभी तुम्हें वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है इसको। ये एंगल मान लो थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर बना दोगे थीटा के साथ वाला एफ कॉस थीटा लिख दोगे सीधा, और दूसरा वाला इसका इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा। अगर ये थीटा यहाँ बना हुआ है, थीटा का सपोज यहाँ बना हुआ है, तो एफ का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा। ध्यान रखना जहां थीटा आएगा उधर कॉस आएगा और दूसरी साइड पर साइन। तो ऐसे हम कंपोनेंट्स में इसको रिजोल्व कर सकते हैं। टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है तो रेक्टेंगुलर। और इसे रिजोल्विंग अ वेक्टर, इसे वेक्टर को हमने इंटू 3, अभी तो 2 में रिजोल्व किया था, इंटू 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब 3 कंपोनेंट में रिजोल्व करना है हमें। तो देखो, तो तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन पहले बना लेंगे, एक्स वाई जेड, ये एक्स, इधर वाई और ये जेड। तो रिजोल्विंग वेक्टर इनटू 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो हमने क्या किया, हम एक वेक्टर कंसीडर कर लेंगे ऐसे, ये क्यूब बना लेते हैं पहले, क्यूब बनाने के बाद फिर ये वेक्टर कंसीडर कर लिया ऐसे, ये हो गया हमारा वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर। अब इसके जो 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में हम, तो ये एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ये एक्स डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा वो ये हो जाएगा ओ ए, वाई डायरेक्शन वाला ओ सी, ये जेड डायरेक्शन वाला ओ डी, और एक ही हो जाएगा ठीक है। देखो मैं यहां पर क्या क्या करूं, तो ए वेक्टर को मैं 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहा हूं, ठीक है। एक हो जाएगा ये ओ ए वेक्टर, एक हो जाएगा इसको भी लेते हैं ओ बी वेक्टर, ये ओ सी वेक्टर, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ए वेक्टर को, ओ ए, ओ बी, ओ सी में। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रिजोल्विंग अ वेक्टर इनटू 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये साइड डायग्राम हमने बना लिया है पहले से। अब इसमें क्या क्या है, देखो ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हमने, ये ए वेक्टर देखो, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हमने 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना। 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो एक कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस पर, एक कंपोनेंट आएगा वाई एक्सिस पर, एक कंपोनेंट आएगा जेड एक्सिस पर, ठीक है। 3D वाला डायग्राम है ये, तो थोड़ा अजीब दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये जो ओ है ये एक्स कंपोनेंट है इसका, तो ओ ए वेक्टर जो है उसको हम लिख देंगे ए एक्स आई कैप, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट उसके साथ आई कैप, और जो ओ बी होगा वो वाई कंपोनेंट होगा उसके साथ जे कैप, और जो ओ सी होगा हमारा वो हो जाएगा ए जेड के कैप, ठीक है, जेड डायरेक्शन के कैप। तो ये 3 कंपोनेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया। अब देखो, तो ये ओ ए और ओ बी, ये नीचे वाला फेस जो है ये एक वो है रेक्टेंगल की तरह है, उसमें ये ओ ए इधर है, ये ओ, ये ए, ठीक है। ये सी जो एग्जैक्टली एक्चुअल में ऐसे है, तो ये ओ सी को मैं ऐसे बना देता हूं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे आ जाएगा ओ डी। तो ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट ओ डी के इक्वल है, मतलब मैं लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इक्वल्स टू ओ डी वेक्टर। ठीक है, ये ओडी वेक्टर हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ सी ओ डी के इक्वल होगा, और ये जो आएगा ये बी है, और ये ट्रायंगल एक्चुअल में ये ओ सी इधर होगा, ओ इधर होगा, जो रिजल्टेंट आएगा वैसे आएगा, ये रिजल्टेंट होगा, उसको हमने ऐसे बनाया है।
ये रिजल्टेंट एक्चुअल में इस डायरेक्शन में इस तरफ। तो देखो ये और ये OB और ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्या है दोनों? परपेंडिकुलर। तो मुझे O और इसको वैल्यू देते हैं P कुछ भी, तो फाइनली जो रिजल्टेंट होगा OP वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ OP वेक्टर इक्वल्स टू OD वेक्टर प्लस OB वेक्टर, और OD का वैल्यू OA प्लस OC के इक्वल है। तो फाइनली देखो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं। तो जो OP मतलब A वेक्टर जो होगा OD का वैल्यू OA प्लस OC और प्लस OB। OA को क्या लिख सकते हैं AX I कैप, OB को लिख सकते हैं AY J कैप प्लस AZ K कैप। जैसे तीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट AX, दूसरा AY और तीसरा AZ। ठीक है। तो जो मॉस्किटो वाला हमारा क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या क्या दिया हुआ था, जैसे बेड हो गया हमारा, एक कॉर्नर से मॉस्किटो एंटर करता है और डायगोनली अपोजिट पहुंच जाता है, यहां से एंटर करके यहां पहुंच जाता है। तो ये OA का वैल्यू मतलब AX का वैल्यू उसमें क्वेश्चन में 7 फीट था, AY उसकी विड्थ 4 फीट और AZ उसकी हाइट 3 फीट। चाहो तो उसको उल्टा लेते हैं, AZ को 4 ले लेते हैं और AY को 3 ले लेते हैं। ठीक है। तो A वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो उसके डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो उसको लिख सकते हैं 7I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है। हाइट को बाई डायरेक्शन में लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका मैग्नीट्यूड 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 49 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा रूट ओवर। ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा 74। ठीक है। पहले हमने गलत कैलकुलेशन कर ली थी वो। तो जो मॉस्किटो वाला जो क्वेश्चन है हमारा, तो मॉस्किटो वाला क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो मॉस्किटो वाले क्वेश्चन में क्या था, 7 फीट उसकी लेंथ है, 4 फीट उसकी विड्थ है और 3 फीट हाइट है। तो उसमें हम A वेक्टर को ले सकते हैं 7I कैप x कंपोनेंट के साथ, y कंपोनेंट के साथ 3J कैप प्लस 4K कैप। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट ओवर 74 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वेक्टर को ऐसे रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन मतलब जैसे मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है हमारी। ये कोई वेक्टर है A वेक्टर, x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। A के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो x डायरेक्शन कंपोनेंट A cos अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। अल्फा एंगल बना रहा है तो A cos अल्फा लिख सकते हैं। इससे बीटा एंगल बना रहा है तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos नहीं आएगा, तो y कंपोनेंट को मैं A cos बीटा लिख सकता हूँ। कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल, तो इस डायरेक्शन से कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा A cos बीटा। और ऐसे ही z के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा, तो A cos गामा लिख सकता हूँ। तो A वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस में क्या हो जाएगा, ठीक है, A cos अल्फा I कैप cos बीटा J कैप cos गामा K कैप। और डायरेक्शन कोसाइंस को बोल किसको रहे हैं कि cos की वैल्यूज को बोल रहे हैं। cos अल्फा जो है ये AX अपॉन A, cos बीटा AY अपॉन A, cos गामा AZ अपॉन A। तो इनको बोलते हैं हम क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। cos की वैल्यू, कोसाइन मतलब cos की वैल्यू, और डायरेक्शन मतलब cos अल्फा वाला x डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए, z डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे हमारे। तो इनको भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें कंपोनेंट्स में वो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला इंपॉर्टेंट है, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। जैसे इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है तो इसके साथ A cos अल्फा आएगा, तो इधर वाले के साथ A
साइन अल्फा आएगा, इसके साथ ए कोस अल्फा तो इसके साथ ए साइन अल्फा। ठीक है, तो ये टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाला ज्यादा काम में आएगा हमारे, बाकी को भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हो गई है हमारे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वेक्टर में, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर्स को, अभी ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो देखो इसमें क्या है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर मिलेगा हमें स्केलर वैल्यू, तो इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको लिखेंगे कैसे हम, टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन एज, ये होगा ए डॉट बी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्या है, डॉट का साइन यूज मिलेगा, किसका साइन यूज मिलेगा, डॉट का साइन। तो डॉट के साइन से हमें पता चल जाएगा कि स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, सिंपल ए लिखा हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी लिखा हुआ है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, और कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है। हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो ए डॉट बी को लिख देंगे ए बी कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आगे और हम क्या ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ये जो क्वांटिटी आएगी स्केलर आएगी, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, और डॉट के साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या क्या ध्यान रख सकते हैं हम, इसे मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है, मतलब उल्टा सीधा करें ये हमेशा ए बी कॉस थीटा ही मिलेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। अगर ऐसे लिखा हुआ ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, बी प्लस सी, इसको ए से हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, ए डॉट बी को अलग कर लो और ए डॉट सी को अलग लिख लो, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इसके अंदर, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। और क्या हो सकता है इसमें, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, और थीटा 90 तो cos 90 क्या होगा 0। तो ए डॉट बी क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0, ये 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये काम में आएगा हमारे। तो जैसे हमने सुना हमारे कानों में क्या है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। जैसे हमने क्या सुना, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में हमारा यही आना चाहिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और इससे आप क्वेश्चंस बना पाएंगे फिर इजीली। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें देखो और चीज, हम इसी को हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, इसी पॉइंट को थर्ड वाले को। देखो हमारे पास आई कैप, जे कैप और के कैप तीन होते हैं, आई कैप इधर, जे कैप इधर, के कैप इधर।
और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आई कैप जे कैप के कैप तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा, आई कैप डॉट जे कैप अगर करूंगा तो दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो आई डॉट जे मुझे क्या मिलेगा, जीरो। ऐसे ही मैं जे डॉट के अगर करूंगा तो ये भी मुझे जीरो मिलेगा कि दोनों परपेंडिकुलर है। ऐसे ही मैं आई डॉट के अगर करूंगा तो ये और ये भी परपेंडिकुलर, तो भी जीरो मिलेगा। तो जो हमारे ये आई के जे के बेस यूनिट वेक्टर्स है, इनका हम अगर एक का दूसरे से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें जीरो मिलता है। इस चीज को हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें फोर्थ पॉइंट, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब दोनों थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है और cos 0 हमारा 1 होता है। तो देखो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी की वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो जाएगी ए बी cos 0, cos 0 मतलब 1, तो ए बी के इक्वल। अगर मैं ए डॉट ए अगर करूंगा, ए का ए के साथ ही कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ए और ए की दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी, तो थीटा ऑब्वियसली 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। थीटा का वैल्यू तो cos 0 1, तो a इंटू ए स्क्वायर, या फिर a को क्या ले सकता हूँ मैं, रूट ओवर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का उसी के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा, मैग्नीट्यूड का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। और जैसे मान लो अगर मैं आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर में क्या मिलेगा मुझे, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ऐसे जे कैप को जे कैप से करेंगे तो भी 1, और के कैप को के कैप से करेंगे तो भी 1। तो ये भी ध्यान रखना है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है, अगर खुद को खुद से ही करेंगे हम, आई कैप को आई कैप से तो 1 मिलता है, जे कैप को जे कैप से तो 1 मिलता है, के कैप को के कैप से करेंगे तो 1 मिलेगा। अगर इनको आई कैप को जे कैप से करेंगे, जे को के से, आई को के से, तो क्या मिलेगा, 0। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसको यूज में कैसे लेंगे, देखो इसको फिफ्थ पॉइंट में लिख लेते हैं। जैसे मान लो लेट ए वेक्टर है मेरे पास, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, और मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ये तुमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा होगा, अलजेब्रा में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं दिया हुआ है 2x प्लस वाई, इसको x प्लस 2y से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते थे तुम मल्टीप्लाई, पहले इसको इन दोनों से, तो x को 2x स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस xy, फिर इसको इन दोनों से तो ये 4xy प्लस 2y स्क्वायर, और इनको ऐड कर देते थे फाइनली। ये ऐसा ही सीखा था तुमने मल्टीप्लाई करना अलजेब्रा में। तो यहाँ पर भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली सबको ऐड कर देंगे, करो मल्टीप्लाई। तो b1 को इससे किया तो b1 इंटू a1, तो ये a1 b1, और आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, थोड़ी देर पहले लिखा था, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस इसको इससे करेंगे तो ये मिलेगा मुझे a2 b1, और आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 0, तो इसको 0 मतलब ये पूरा 0 बन जाएगा, तो इसको नहीं लिख रहे। ऐसा इससे करेंगे तो आई डॉट क्या मिलेगा, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा मुझे, 0। तो इसको इन तीनों से किया तो आंसर सिर्फ यहीं पर मिला, यहाँ पर नहीं मिला, तो हम करेंगे भी उधर मल्टीप्लाई। तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a1 इंटू b1। अब इसको इन तीनों से, तो फिर आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, सिर्फ आंसर किससे मिलेगा, जे कैप वाले का जे कैप वाले से ही मिलेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a2 b2, और ऐसे ही इसमें इन दोनों के साथ इसका 0 आएगा, और इसके साथ ही आंसर आएगा a3
B3। तो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत इजी है। कैसे? दो वैल्यूज दी हुई तुम्हें, तो आई के वाले को आई के वाले से मल्टीप्लाई करना है, जे के वाले को जे के से, के वाले को के से। एग्जांपल भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, और तुमसे बोल दिया इनको डॉट प्रोडक्ट करो दोनों का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करो। तो इजीली कर लो कैसे? आई के वाले को आई के वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 2 8, जे के वाले को जे के वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, तो -2 × -1 प्लस 2, उसको ऐसे करेंगे तो 18, सॉल्व कर लेंगे तो 28। तो डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है। कैसे? आई के वाले को आई कैप से, जे के वाले को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है, के वाले को के कैप से मल्टीप्लाई करना है, और क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप को। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट ऐसे कर लेंगे हम सॉल्व। और डॉट प्रोडक्ट एक तो काम में आता है एंगल फाइंड करने के लिए, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो फॉर्मूला है उसी से करेंगे। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके बीच में एंगल फाइंड करना है, तो ए डॉट बी होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो क्या करना है हमें? पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और उनके मैग्नीट्यूड से उन्हें डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा। जैसे मान लो इक्वेशन उसमें ऐसा दिया हुआ है, जैसे एक दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें 2i कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें 2i कैप प्लस √3j कैप, सपोज ऐसे दिया हुआ है। और तुमसे बोल दिया कि एंगल बताओ ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। क्या करोगे तुम? cos थीटा ए डॉट बी अपॉन ए बी, सॉल्व करोगे इसको। तो पहले दोनों में डॉट प्रोडक्ट करो, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 2 आएगा ऊपर। ठीक है, जेके वाला है नहीं तो खाली इसका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ 2 ही रहेगा, क्योंकि जेके तो 0 है, तो √3 × 0 मतलब 0, मतलब नहीं आएगा कुछ भी। अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड 2 और इसका मैग्नीट्यूड 1² प्लस √3 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब ये भी 2 आएगा। तो ये हो जाएगा 2/2 + 2 मतलब 4, तो ये 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिली? 1/2। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास? 60 डिग्री। तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, cos थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में एंगल हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। इस तरह से इसको काम में ले सकते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखना है? ए डॉट बी ए बी cos थीटा के इक्वल होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये एंगल है ए और बी के बीच में। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए तो सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा? ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से एंगल फाइंड कर सकते हैं। और आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलता है, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से करेंगे तब भी 1 ही मिलेगा, और एक को दूसरे से करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट। अब इसमें दूसरा होता है, स्केलर के बाद दूसरा मल्टीप्लिकेशन का मेथड है इसमें, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको दूसरा नाम भी है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हम बोलेंगे। क्या होगा इसमें? वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आंसर में वेक्टर ही मिलेगा। इससे पहले क्या कर रहे थे? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे और क्या मिल रहा था? स्केलर। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? मुझे वेक्टर ही मिलेगा। तो इसको बोलेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, तो देखो क्या होगा इसमें। जैसे मान लो तो वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors A vector and B vector is given as, इसमें हम लिखेंगे A vector क्रॉस B vector। क्या लिखेंगे? A vector क्रॉस B vector लिखूंगा मैं, ठीक है, और इसका वैल्यू होगा
इस तरह से लिखेंगे ए बी साइन थीटा, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर क्वांटिटी में ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे एन के, तो ये मैं यूनिट वेक्टर यूज में लेता हूँ एन के, उससे क्या बता रहे हैं हम, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन होगी, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा हमारा ए बी साइन थीटा, और एन के जो है वो डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसको डायरेक्शन को निकालना समझते हैं, डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। Here n cap is the direction, is a unit vector in the direction of a vector cross b vector, मतलब a vector cross b vector की डायरेक्शन बता रहा है n cap, ठीक है, and it is perpendicular, जो n cap जो होगा perpendicular होगा, perpendicular to the plane consist of a vector and b vector, तो a vector और b vector जिस प्लेन में होंगे, a क्रॉस b क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर का मीन्स, इसका मतलब क्या है कि जो a क्रॉस b जो आएगा इसकी डायरेक्शन जो आएगी वो परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर के, एंड बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें ध्यान रखनी है। दो वेक्टर्स है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया, उनका वेक्टर प्रोडक्ट किया, तो वेक्टर प्रोडक्ट पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट जो मिल रहा है, ये रिजल्ट जो मिलेगा ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये जो रिजल्ट है ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के परपेंडिकुलर मिलेगा, ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन जो आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर आएगा, बी के भी परपेंडिकुलर आएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। और फाइंड करने का एक रूल है, राइट हैंड रूल, ये राइट हैंड थंब रूल, कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, डायग्राम बनाकर देख लेते हैं। तो जैसे मान लो दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर इधर, एक बी वेक्टर इधर, और इनके बीच में एंगल है थीटा, ऐसे, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर जो बनाते हैं, हम किसी प्लेन में वेक्टर बनाएंगे, दो वेक्टर को हम कोप्लेनर बोल सकते हैं, हमेशा कोप्लेनर होते हैं, एक वेक्टर इधर दो वेक्टर इधर, तो इनके बीच में एक छोटा एंगल होगा और एक बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम छोटे एंगल को ही ध्यान रखेंगे, बड़े को ध्यान नहीं देंगे, किसको ध्यान देंगे, जो स्मॉल वाला एंगल होगा उसी को ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पर भी ये ए वेक्टर बी वेक्टर, देखो ये एक्चुअल में है कैसे, एक्चुअल में ए वेक्टर इस तरह है, मार्कर मेरा जा रहा है इधर, और बी वेक्टर ऐसे, इधर बी वेक्टर जा रहा है, इधर ए वेक्टर जा रहा है, उसको मैं ऐसे तो लाइन बना नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो दिखेगी नहीं, ये हवा में मार्कर चलाऊंगा तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये ए वेक्टर इधर है, ये बी वेक्टर इधर है, ये ऐसे इमेजिन करना है ए और बी को, और इनके बीच में ये ए से बी घूमने में ये इतना घूम रहा हूँ मैं, ऐसे ध्यान देना है इसको। क्या करना है तुम्हें जो फर्स्ट वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर जो है ये इधर है, फर्स्ट वेक्टर जो है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन तुम्हें ऐसे राइट हैंड, ध्यान रखना, सिर्फ राइट हैंड को यूज में लेना है, दूसरा वाले को छुपा देना है, हटा लेना है उसको। तो क्या करना है, राइट हैंड को फर्स्ट वाला वेक्टर मतलब क्या है, जैसे जब हम ए क्रॉस बी जब मैं लिखूंगा तो जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट वाला वेक्टर बोलूंगा, और जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड वाला वेक्टर बोलूंगा, तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। तो फर्स्ट वाले वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या रखना है, फिंगर्स को रखना है, और जो स्मॉल वाला एंगल है उससे टर्न करते हुए फिंगर्स को टर्न करना है, सेकंड की तरफ जाना है, सेकंड वाला इधर है, तो ए से बी जाने के लिए मैं फिंगर्स को ऐसे टर्न करूंगा तभी बी पर पहुंचूंगा। अगर मान लो बी नीचे होता तो मैं कैसा रखता, ए को फिर ऐसे रखता, इस तरह से ए की डायरेक्शन फिंगर्स को, और बी को फिर ऐसे कर्ल करता। मतलब मुझे क्या करना है, ए से बी पर पहुंचना है फिंगर्स को कर्ल करते हुए, ए से बी पर पहुंचना है फिंगर्स कर्ल करते हुए। मान लो ए इधर, बी ऊपर है, तो मैं ए से बी कैसे जाऊंगा, ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल करता हुआ, ए से बी से जाऊंगा, नीचे तो ए से बी कहां जाऊंगा, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हुए जाऊंगा। तो फर्स्ट वाले वेक्टर की डायरेक्शन फिंगर्स को रखना है, और सेकंड वाले की तरफ क्या करना है, कर्ल करना है, ध्यान रखना राइट हैंड यूज में लेना है। तो ए से बी घूमे, ए से बी फिंगर्स को घुमाया, तो देखो थंब जो है वो किधर आ रहा है मेरा,
ये ए से बी क्यों घुमाया, तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वो थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा, दोनों के क्रॉस की। तो ए से बी घूमा, तो ये ए से बी की तरफ घुमा तो थंब मेरा यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो ऊपर आएगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी, ऊपर की तरफ। अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब ये ए और बी तो इधर ही है, ए इधर है, बी इधर है, और मुझे अब निकालना है बी क्रॉस ए। क्या निकालना है, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ जाना है, पहले ए से बी की तरफ, अब बी क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, ये बी इधर है और ए इधर है, तो बी से कहा जा रहा है, ए की तरफ, तो फिंगर्स इधर तो घूमेगी नहीं मेरी। ठीक है, और बड़े वाले एंगल से घुमाना नहीं है, घुमाना छोटे वाले एंगल से ही है, तो फिंगर्स को फिर मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये बी की तरफ फिंगर्स को रखा, ए की तरफ अब आसानी से घूम रही है, इजीली टर्न हो रही है। थंब कहाँ है मेरा, नीचे की तरफ, तो ये ए से बी घुमाया तो थंब नीचे की तरफ आया, मतलब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, ये बहुत इजी है, ध्यान देना है। फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स को रखना है और सेकंड की तरफ कर्ल करना है, तो थंब जो होगा, थंब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दिखाएगा। तो जब बी से ए गया तो मुझे फिंगर्स को ऐसे रखना पड़ेगा, तभी वो घूमेगी इधर, ऐसे रखूंगा तो नहीं घूमेगी। तो ऐसे रखा, घुमाया तो थंब का आया नीचे की तरफ, और थंब नीचे आया तो बी क्रॉस ए मिल गया मुझे। तो ये ए क्रॉस बी और ये हो गया बी क्रॉस ए। तो देखो दोनों की जो डायरेक्शन है अपोजिट आ रही है, ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा है, बी क्रॉस ए नीचे आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है, अपोजिट वेक्टर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम इक्वल नहीं है, ये अपोजिट है। अपोजिट है मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस तरह से इक्वल होंगे, ऐसे इक्वल नहीं होंगे डायरेक्टली, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। यहाँ पर तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा वही बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड आएगा, और दोनों के बीच में अगर थीटा है तो थीटा है, तो इसको ए बी साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट में ध्यान रखना है, दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट में, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन जो होगी वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी, बी के भी परपेंडिकुलर होगी, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। और उसको राइट हैंड रूल से हम निकाल लेंगे, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो थंब इसको शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट का। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे उसमें लिखा था, एक तो ये हो गया दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, और सेकंड ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो यहाँ पर भी हम अलग अलग लिख सकते हैं इनको, ए क्रॉस बी को अलग और ए क्रॉस सी को अलग कर सकते हैं। थर्ड, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ए और बी पैरेलल है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो, थीटा जीरो, तो साइन जीरो जीरो होगा। तो जो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जीरो, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। फोर्थ, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू 90 और साइन 90 का वैल्यू 1, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, वो ए बी के इक्वल आ जाएगा। ए बी साइन थीटा होता है, साइन 91, तो ए बी के इक्वल आ जाएगा ए क्रॉस बी का वैल्यू। ऐसे हम इनको आई केप जे केप की फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हैं। कैसे, जैसे पैरेलल है अगर, तो पैरेलल है तो आई क्रॉस आई अगर करूंगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो, तो जीरो वेक्टर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस वाली जीरो लिख देते हैं। और जे क्रॉस जे अगर करेंगे तो भी जीरो, के क्रॉस के करेंगे तो भी क्या मिलेगा, जीरो आएगा। तो ये तो हो गया इसका आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। अब अगर आई को जे से अगर करेंगे, ये तो पैरेलल है, पैरेलल तो जीरो मिलेगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, इसको फिफ्थ लिख देते, इसको सिक्स। अब आई के जे के को मैं बनाता हूं, आई जे के,
और मुझे करना है आई क्रॉस जे करना है, मुझे क्या करना है, आई क्रॉस जे करना है। तो देखो आई क्रॉस जे फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए बी साइन थीटा, तो ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 साइन 90, और एन केप क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम फिंगर्स को रखेंगे, सेकंड की तरफ कर्ल करेंगे थंब, तो थंब किसके डायरेक्शन को पॉइंट करें, की। तो आई क्रॉस ये क्या आएगा, की कैप। आई क्रॉस जे को क्या लिख देंगे हम, की कैप। ऐसे जे क्रॉस अगर के करूंगा तो जे इधर है, के इधर है, तो जे की तरफ फिंगर्स को रखेंगे, के की तरफ टर्न करूंगा तो थंब इधर आएगा, मतलब आई कैप। और ऐसे के क्रॉस आई अगर करूंगा मैं, के मतलब इधर, इस तरफ फिंगर्स को रखा और आई की तरफ ले जाना है, तो इधर जे के से आई की तरफ ले जाऊंगा, थंब ऊपर आ रहा है मतलब जे के। तो ये ध्यान रखना है तो मैं आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होगा, और के क्रॉस आई करना है वो जे के इक्वल होगा। ध्यान कैसे रख सकते हैं इसको, एक ये सिंपल आई कैप जी कैप और यहां लिख देते हैं के कैप। अगर मैं आई क्रॉस जे अगर करूंगा, आई क्रॉस जे करूंगा तो के मिलेगा, इसको ऐसे करूंगा तो के मिलेगा। जे क्रॉस के करूंगा, ध्यान रखना एरो की डायरेक्शन चलना है, जे क्रॉस के करूंगा तो आई मिलेगा, और के क्रॉस आई करूंगा तो जे मिलेगा। तो ये इस एरो के डायरेक्शन में से घूमेंगे, तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अगर मैं एरो का उल्टा चला, उल्टा मतलब अगर मैंने किया के क्रॉस जे अगर किया, तो हमने लिखा था ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। तो क्या लग जाएगा, उल्टा कर दिया अगर मैं पैटर्न को, क्या लग जाएगा, माइनस साइन। तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के लिख, जे क्रॉस आई लिख देते हैं। आई क्रॉस जे के कैप होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप। ठीक, फिर उल्टा कर दिया, मतलब इसको अगर इससे चलूंगा, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस साइन आ जाएगा। फिर अगर मैं के क्रॉस जे का करूंगा, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा, तो ये माइनस आई। आई क्रॉस के अगर करूंगा एरो के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जे। तो ये ऐसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। आई का जैसे के उल्टा कर दिया तो माइनस साइन लग जाएगा, जे का के से आई उल्टा कर दिया तो माइनस साइन लग जाएगा, के आई से जे उल्टा कर देंगे तो माइनस साइन लग जाएगा। तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। अब देखो एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे कैसे, उसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, लेट ए वेक्टर जो है वो है हमारा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 की कैप, और दूसरा वाला है हमारा b1 आई कैप b2 जे कैप b3 की कैप, ऐसे दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है a क्रॉस b के वैल्यू। तो मेथड तो वही है सिंपल, क्या, इसको इससे करो पहले, तो ये तो 0 मिलेगा। फिर जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई प्लस जे, मतलब इस तरह से सॉल्व कर देंगे। पर एक सिंपल वाला मेथड है, सिंपल वाला मेथड क्या है, हम ऐसे दो लाइन बनाएंगे, ठीक है, इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। ये आई कैप जे कैप के कैप, पहले यहां ऐसे लिखना है। फिर जो फर्स्ट वाला वेक्टर है ए वेक्टर जो है उसकी वैल्यूज को लिखेंगे, आई कैप वाले को आई कैप के नीचे, जे केप वाले को जे केप के नीचे, के केप वाले को के केप के नीचे, पहले ऐसे जमाना है इनको। फिर बी सेकंड वाले को लिखेंगे, तो यहाँ पर b1 b2 b3 ऐसे लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे। पहले आई कैप वाला ब्रैकेट बना लिया। अब आई कैप वाला ब्रैकेट बनाया तो क्या करना है, आई कैप वाली रो और आई कैप वाले कॉलम को हाइड कर लेना, छुपा लेना है। इसको ऐसे छुपा लिया तो 4 वैल्यूज हमें दिख रही है, और इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इससे, ए को b3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2 b3
फिर लगाना है माइनस साइन, ध्यान रखना, उसके बाद माइनस साइन लगाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस साइन लगाना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया, पहले ब्रैकेट बनाया उसमें आई कैप, आई कैप वाला कॉलम इसको छुपा लिया तो 4 वैल्यूज दिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस साइन, फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे जे कैप। अब जे कैप वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, जे कैप वाले कॉलम रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे, इसको और इसको हाइड कर लिए, तो ये 4 वैल्यूज दिख रही है, ये दोनों और ये दोनों हाइड करने के बाद ये दोनों दिख रही वैल्यूज। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, पहले a1 को b3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 b3, फिर लगाएंगे माइनस साइन वही, फिर इसको इससे करेंगे b1 a3, फिर थर्ड वाला ब्रैकेट बनाएंगे प्लस साइन बनाकर के। इसको कैसे लिखेंगे, अब वही के वाली रो और इसको कॉलम पर हाइड कर लेंगे, तो ये 4 वैल्यूज दिखेगी मुझे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2, फिर इसको इससे करेंगे b1 a2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। करना क्या, ऐसे लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा है तुम्हें, तो पहले ऐसे नोट कर लेंगे इनको, ठीक है। आई के जे के पहले वाले वेक्टर्स की वैल्यूज को लिखेंगे, अगर साइन जो भी है, जैसे यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, तो साइन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को लिखना है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी, तो दोनों तरफ वैल्यूज को लिख लिया हमने। फिर पहले ब्रैकेट में आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, फिर इसको इससे, फिर जे कैप, ध्यान रखना यहाँ माइनस आएगा, फिर जे कैप के आगे माइनस आएगा, फिर उसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन, फिर इसको इससे, फिर के वाले में प्लस, इसको इससे, फिर इसको इससे। एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तुम्हारी अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। तो पहले a की वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 है, यहाँ माइनस 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ माइनस 1 है। अब सॉल्व कर लेते हैं। पहले आई के वाला ब्रैकेट बनाया, इसको इसको हाइड किया, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो -3 -1 प्लस 3, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, 1 × 4 4, तो हो गया आई के। अब फिर माइनस साइन, अब जे के वाला लिखेंगे, जे के वाले में इसको इसको हाइड कर लिया, तो 4 वैल्यूज ये दोनों और ये दोनों, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2, फिर माइनस साइन, फिर इसको इससे करेंगे तो 4, और लास्ट में के वाला लिख देंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई 2 × 1 2, फिर माइनस साइन, फिर -3 × 1 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप, 3 माइनस 4 मतलब माइनस आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप, फिर 2 और 3 5 के कैप। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट को, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो काम कहाँ पर आते हैं, डॉट और क्रॉस। तो इनकी जो एप्लीकेशंस है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, उसे स्केलर जो होता है वो वर्क डन, जैसे वर्क डन अगर हम निकालते हैं तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये इसकी एक एप्लीकेशन है, वर्क डन फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स। एक पावर, फोर्स, वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है उसको ऐसे फाइंड कर सकते हो, ठीक। तो ये स्केलर और भी होती है, जैसे फ्लक्स वगैरह, तो उसको हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। वेक्टर की भी एप्लीकेशन क्या क्या है वेक्टर प्रोडक्ट में, जैसे हमें टॉर्क फाइंड करना है, इसको एक टर्म पढ़ेंगे आगे हम, तो टॉर्क को फाइंड करते हैं हम पोजीशन वेक्टर r क्रॉस f, ठीक है। जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो रेफरेंस पॉइंट हमारा होगा
इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी, तो फोर्स का पोजीशन हो जाएगा ये आर वेक्टर इन क्रॉस एफ, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा एक हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एम आर क्रॉस वी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा। उसके अलावा 12th क्लास में फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, उसको पढ़ेंगे, जो लॉरेंट फोर्स होता है हमारा क्यू वी क्रॉस बी। इसके अलावा वेक्टर का हम एरिया फाइंड करने में काम में लेते हैं, जैसे मुझे एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये मान लो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इनसे मिलकर ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया लिख देंगे हम, एरिया वेक्टर हाफ ए क्रॉस बी, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो आएगी हमेशा परपेंडिकुलर आएगी, ए क्रॉस बी जब करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर आएगा इस तरफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकाल लेंगे। इसके अलावा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम ऐसे बन जाएगा, और इसका एरिया जाएगा, एरिया ए वेक्टर इक्वल्स टू दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो ऐसे इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ भी इसको काम में हम ले सकते हैं। इसको जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये आया वो तुम्हें समझ में। तो तुम्हें क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, और उसके पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। तो वेक्टर्स में इतना ही है, ठीक है। तो तुम्हें इसके क्वेश्चंस करने हैं, और हमने पहले भी होमवर्क दिए थे, और उसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में भी तुम्हें क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जो भी तुम्हारे आंसर्स होंगे उनको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसकी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा ये वेक्टर जो है वो अच्छे से हो जाए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, ओके, थैंक यू।